Hey everyone, welcome to my YouTube channel. It's Miss Srishti and you are watching official Good and Study Plus for Class 12 Business Studies. So लास्ट वीडियो में हमने अपने जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे. इस वीडियोस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपने एफडब्ल्यू टेक्नोलॉजी की कुछ प्रिंसिपल्स और उनकी कुछ टेक्निक को स्टडी करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एफडब्ल्यू टेलर जी का जो पूरा नाम है वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर नाम है. इज़ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी ये जाने जाते हैं. तो इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनकी कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. तो इनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो साइंसनल रूल ऑफ थंब. साइंसनल रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल्स क्या कहता है? ये प्रिंसिपल्स कहता है कि हमें साइंटिफिकली सभी डिसीजंस को लेने चाहिए. पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हमें उसको देख लेना चाहिए. तो ये क्या हो गया हमारा साइंसनल रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल्स बोलता है. हर डिसीजन क्या होना चाहिए? हमारा साइंटिफिकली होना चाहिए. ये एक बेस्ट मेथड है जो कि मैक्सिमाइज करता है हमारी एफिशिएंसी को, और डेवलप हुआ है ये स्टडी और एनालिसिस के द्वारा, ना कि नॉट रूल ऑफ थंब के द्वारा. देन नेक्स्ट क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मोनी का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, एंड डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा. तो ये प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सभी एम्प्लॉयज़ को क्या रहना चाहिए? एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं. फर्स्ट इज ए एंड देन सेकंड इज डी. जो फर्स्ट ग्रुप्स होता है वो तो मैनेजमेंट के लिए होता है. देन सेकंड किसके लिए होता है? वो एम्प्लॉयज़ के लिए होता है. वो एम्प्लॉयज़ के लिए होता है. तो ये प्रिंसिपल्स क्या कहता है? ये जो 2 प्रिंसिपल्स होते हैं कभी कभी इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं. तो ये प्रिंसिपल्स कहता है कि उन अंडरस्टैंडिंग्स को रिमूव करके इन दोनों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. मैनेजमेंट को अगर कोई बेनिफिट हुआ है, कोई प्रॉफिट हुआ है, तो मैनेजमेंट को वो प्रॉफिट वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए. और इन दोनों का जो इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट का और वर्कर्स का जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए. इनका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशंस गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल है उसकी तरफ इनका इंटरेस्ट होना चाहिए. तो ये क्या है हमारा? ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल्स है. थर्ड क्या है हमारा? कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल. कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि हमें अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए. हमें कॉर्पोरेशन यानी कि हमें अपने एक पूरे ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए. जैसे कि हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ग्रुप होने चाहिए, तो मैनेजमेंट को जो बी ग्रुप है उसके बारे में भी सोचना चाहिए. सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए विद एवरीवन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए. इसके अंदर जो इनिशिएटिव, जो हमारा हेनरी फॉल जी का जो एक प्रिंसिपल था वो कौन सा था? इनिशिएटिव प्रिंसिपल. इसके अंदर वो क्या होता है? वो इन्वॉल्व होता है. जैसे कि यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कोई सजेशन दे रहा है तो मैनेजमेंट को उस सजेशन का वेलकम करना चाहिए. अगर वो जो क्या बोलते हैं, अगर वो सजेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट के लिए, उसके ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए वो सजेशन दे रहा है, तो उसको रिवॉर्ड देने चाहिए. उसकी सजेशन के लिए उसको रिवॉर्ड देने चाहिए. और एम्प्लॉयज़ के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ना कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं होना चाहिए. यानी कि कोई भी जो एम्प्लॉय है फ्रीली किसी भी मैनेजमेंट की किसी भी मैनेजर से जाके वो ईजिली बात कर पाए ओपनली. ये नहीं है कि उसको बात करने के लिए किसी यूनियन की ज़रूरत पड़े, किसी यूनियन की हेल्प लेनी पड़े. और इसके अंदर क्या है, यानी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल क्या है? ये कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है. ये क्या है हमारा? ये हमारा पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है. पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ये होता है अगर किसी भी सिचुएशन में किसी भी एम्प्लॉय को अगर मैनेजमेंट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो उस सिचुएशंस में एम्प्लॉय जो मैनेजर होते हैं उसको एम्प्लॉय की हेल्प करनी चाहिए. तो ये क्या होता है? हमारा पैटर्नलिस्टिक मैनेजमेंट होता है. और सभी के लिए क्या होनी चाहिए? इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए और इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो एम्प्लॉय हो. उनके मैचिंग स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, यानी कि उनके स्किल्स और क्वालिफिकेशन से जो वर्क मैच करी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच करी, वो उनको इक्वल डिवीज़न में हम उन्हें
बांट देना चाहिए। देन मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर्स, यानी कि मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ साइड बाय साइड मिलकर जुलकर काम करना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल का मतलब होता है कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी वर्कर हैं उनके बारे में भी सोचना है, उन्हें भी अपने साथ लेकर चलना है। तो ये हो गया हमारा कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। देन फोर्थ क्या है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये प्रिंसिपल्स क्या कहता है, यानी कि वर्कर्स डेवलप होंगे तभी हमारी कंपनी क्या करेगी, वो तरक्की करेगी। इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स होते हैं, जिनको कम नॉलेज होती है, जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है, जो एजुकेटेड होते हैं, जो कुछ अनएजुकेटेड होते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ओवरऑल जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी को हमें क्या प्रोवाइड करानी चाहिए, ट्रेनिंग। उन सभी को हमें क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग देने से उनका क्या बेनिफिट होगा। बेसिकली कोई, जैसे कि हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उन सभी की जो क्वालिफिकेशंस बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जब वो उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशंस के काम को करते हैं, तो उन कुछ जो वर्कर्स होते हैं वो तो ईजिली वर्क को कर पाते हैं, लेकिन कुछ वर्कर्स होते हैं जो उस काम को नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, जो मैनेजर्स हैं उसको उन सभी एम्प्लॉय को इक्वल ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। ट्रेनिंग से क्या होगा, एक तो मोटिवेट होंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी किस तरह की मिलेंगी, उनको अपॉर्चुनिटी इस तरह की मिलेंगी कि वो खुद को भी डेवलप करेंगे, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस को भी डेवलप करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो इम्पोर्टेंट एसेट्स होता है वो एम्प्लॉय होता है। वो क्या होता है, वो हमारा एम्प्लॉय होता है, ना कि कोई मशीनरी होती, क्योंकि एक एम्प्लॉय ही ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए हमें उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की डेवलपमेंट के लिए और उसके ग्रोथ प्रोस्पेरिटी के लिए हमें जो इतने हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी को क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ये हमारी और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ में क्या करे, हेल्प करें। तो ये सभी वर्कर्स के लिए एसेंशियल है कि सभी को ट्रेनिंग मिले, और जो हर पर्सन है वो साइंटिफिकली सिलेक्टेड किया जाए, और जो वर्क है उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाए। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, तो हमारे जो 4 प्रिंसिपल्स यहाँ पे जो है एफडब्ल्यू टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलो के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार रिकैप ले लेते हैं कि वो 4 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स था हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देन सेकंड क्या था हमारा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देन थर्ड था हमारा कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। देन फिफ्थ था हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये चारों के चारों प्रिंसिपल्स हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिप्लेस यानी कि रिकैप करके देख लें, और अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर इन चारों प्रिंसिपल्स के नाम नोट डाउन करो, ताकि आपको भी याद हो जाए, और साथ ही साथ जो बच्चा इन कमेंट सेक्शन को देखेगा या फिर कमेंट को पढ़ रहा है उसको भी ये अच्छे से याद हो जाए। तो चलते हैं अपनी साइंटिफिक टेक्निक्स के ऊपर, जो कि हमें एफडब्ल्यू टेलर जी के द्वारा दी गई हैं। तो फर्स्ट टेक्निक क्या है हमारी, वो है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, तो फर्स्ट टेक्निक हमारी क्या कहती है, तो एफडब्ल्यू टेलर जी ने क्या क्या है, हमारे 2 डिपार्टमेंट्स बनाए। कितने, हमारे 2 डिपार्टमेंट्स बनाए। कौन कौन से, फर्स्ट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज प्रोडक्शन। इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे 4 एक्सपर्ट्स हैं। कितने 4 यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे 8। यानी कि एफडब्ल्यू टेलर जी ने हमें 8 एक्सपर्ट्स दिए हैं जिन्होंने हमें सजेस्ट किया है, और इन्होंने हमारे 2 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। फर्स्ट इज़ प्लानिंग डिपार्टमेंट और सेकंड इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे 4 एक्सपर्ट्स हैं। उन एक्सपर्ट्स का काम क्या होता है, यानी कि प्लानिंग के अंदर हमारे 4 ऐसे एक्सपर्ट्स हो गए जो सिर्फ प्लानिंग ही करेंगे, यानी कि वो फिजिकली कोई वर्क नहीं करेंगे, लेकिन मेंटली वो क्या करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए
क्या करेंगे, वो प्लानिंग करेंगे। देन सेकंड, तो उससे क्या होगा, यानी कि जो 4 एक्सपर्ट्स हैं इनका जो सिर्फ मेन फोकस होगा वो सिर्फ प्लानिंग के ऊपर फोकस होगा। जो प्रोडक्शन के जो एम्प्लॉय होंगे या प्रोडक्शंस के अंदर जो हमारे वर्कर्स आएंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको प्लानिंग के यानी कि कुछ भी काम उनको कोई ऑर्डर मिलेगा तो डायरेक्टली उस काम को क्या करेंगे, उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे। उनको ज़्यादा सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे नहीं करना है। उनको प्रॉपर एक गाइडेंस मिलेगी जो कि प्लानिंग के एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई होगी कि किस काम को हमें किस तरह से करना है। तो ये हो गई। तो इनके अंदर जो भी कोई हमारे फोर एक्सपर्ट्स है, चाहिए उनको एक बार हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अंडर क्या आता है हमारा, फर्स्ट इज ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स, जिसको हम क्या कहें, ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट, सॉरी यहाँ पे ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स नहीं, एक मिनट यहाँ पे एक एक्चुअली यहाँ पे 1 पेज इज मिसिंग। यस, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉरी, थोड़ी ये जो पेज था वो मिसिंग हो गया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या, अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमारे 4 एक्सपर्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज रूट क्लर्क, सेकंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड फोर्थ इज डिसिप्लिनरी। तो ये चारों एक्सपर्ट्स हमारे क्या क्या कहते हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं। रूट क्लर्क, रूट क्लर्क का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, यानी कि रूट क्लर्क के अंदर क्या आएगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग मशीन मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब्स। यानी कि ये रूट क्लर्क के अंदर जो हमारा फोरमैन होगा वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनको क्या दिखाएगा, उनको स्टेप दिखाएगा, उनको रास्ता दिखाएगा कि आपको ये काम करना है, इस जगह से करना है। तो ये क्या होगा हमारा रूट क्लर्क। सेकंड होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर गिविंग जर्नल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन ए स्पेसिफिक मैनर। यानी कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ही हमें इंस्ट्रक्ट करेगा, ये हमें गाइड करेगा एम्प्लॉयज़ को कि आपको कौन सा काम कैसे करना है और किस स्पेसिफिक वे में करना है, किस स्पेसिफिक मैनर में करना है। तो बेसिकली क्या देगा, हमें जनरल इंस्ट्रक्शन देगा किसी काम को भी करने से पहले। जो जनरल इंस्ट्रक्शन की जो ज़रूरत होती है, जिसकी नीड होती है, ये वर्कर्स को जनरल इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। देन थर्ड है हमारा टाइम एंड क्लर्क, कॉस्ट क्लर्क। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या कहता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटेशन ऑफ जॉब। यानी कि हमारा जो भी कोई काम है या हमारी जो भी कोई जॉब है एम्प्लॉयज़ की, वो समय पर पूरी होनी चाहिए, कॉस्ट के अंदर वो को पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इस दोनों के, इस प्रिंसिपल्स के, इस टेक्निक के अंदर क्या होना चाहिए, दोनों बैलेंस होनी चाहिए। कौन सी, तो इफेक्टिवनेस एंड देन सेकंड इज एफिशिएंसीनेस। यानी कि इन दोनों के बीच में हमें क्या करके चलना है, बैलेंस करके चलना है। यानी कि हमारा जो वर्क है वो पूरा टाइम पे भी होना चाहिए और अंडर कॉस्ट के अंदर भी होना चाहिए। यानी कि प्रॉपर हमारा जो वर्क है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो और वो कॉस्ट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए। देन फोर्थ क्या है हमारा, डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी क्या कहता है, यानी कि हमारी ये जो प्रिंसिपल, जो हमारा क्लर्क है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे। यानी कि हमारी जो जॉब है, जो काम हो रहा है, वो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे के अंदर होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए और प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ 4 डिपार्टमेंट्स थे जो कि हमारे 4 क्लर्क्स थे जो कि हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं। क्या हमारे 4 एक्सपर्ट्स थे, ये क्या है, हमारे 4 एक्सपर्ट्स हैं जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं, जो कि शुरू से प्लानिंग को करके चलते हैं। फर्स्ट इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मतलब होता है यानी कि जो हमें रास्ता दिखाता है। सेकंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो कि एम्प्लॉयज़ को जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है। थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब होता है यानी कि हमारा जो काम है वो प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए और प्रॉपर कॉस्ट के अंदर होना चाहिए। देन फोर्थ क्या है हमारा, डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है हमारा जो काम है वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे के अंदर होना चाहिए। तो ये क्या हो गए, हमारे कुछ क्लर्क हो गए, जो 8 एक्सपर्ट्स हो गए, जो 4 एक्सपर्ट्स हो गए, जो किसके अंदर आते हैं, हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं। देन जो हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स को, या फिर इसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी हमारे 4 एक्सपर्ट्स आते हैं। वो 4 एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज गैंग बॉस,
सेकेंड इज स्पीड बॉस, थर्ड इज रिपेयर बॉस एंड फोर्थ इज इंस्पेक्टर बॉस। आपको समझ आ रहा होगा इनके जो नाम से ही आपको इनका वर्क क्या होगा आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इन सभी क्लर्कों का क्या क्या काम है। तो गैंग बॉस का जो काम होता है वो होता है अरेंज करना, अरेंजमेंट का काम होता है। क्या? अरेंज। इनका काम किसका होता है? गैंग बॉस का काम होता है अरेंज करना। अरेंज क्या करना? यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टूल्स एंड मशीन्स और रिसोर्सेज को, सभी चीज़ों को अरेंज करके रखना, ताकि जो वर्कर्स हैं वो अपने वर्क को टाइमली परफॉर्म कर पाएँ और कोई भी काम करने में कोई भी डिले ना हो। तो ये काम किसका हो गया? हमारा गैंग बॉस का हो गया। सेकेंड है हमारा स्पीड बॉस। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा स्पीड बॉस क्या कहता है, यानी कि हमारा जो काम है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो टाइमली क्या होनी चाहिए? वो कंप्लीट होनी चाहिए। थर्ड है रिपेयर बॉस का, यानी रिपेयर बॉस का काम क्या होता है, यानी कि हमारी जितनी भी मशीन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सभी वर्किंग कंडीशंस के अंदर होनी चाहिए। वो किसके अंदर होनी चाहिए? हमारी वर्किंग कंडीशंस के अंदर होनी चाहिए। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी टूल्स एंड मशीन्स अगर ख़राब हो जाती है तो रिपेयर बॉस का काम क्या है? उसको टाइमली जाके उसको रिपेयर कर देना। ये जो रिपेयर बॉस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही होते हैं इनको, यानी कि हमें किसी भी अगर हमें कोई भी अपने रिसोर्सेज या फिर कोई भी मशीन्स को अगर हमें रिपेयर कराना है तो उसके लिए हमें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही होते हैं। इनका काम क्या होता है? हमारी जो भी मशीन्स एंड टूल्स हैं उसको वर्किंग कंडीशन के अंदर रखना इनका काम है, उनको टाइमली रिपेयर करना। देन फोर्थ है हमारा इंस्पेक्टर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यानी कि क्वालिटी चेकर। क्या? यानी कि क्वालिटी चेकर, यानी कि चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। इनका काम क्या होता है? इस बॉक्स का काम क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी कोई काम हो रहा है उसके अंदर जो क्वालिटी है, यानी कि जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको चेक करना और जो आउटपुट है उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल करना किसका काम है? हमारा इंस्पेक्टर। यानी कि इंस्पेक्टर बेसिकली यानी कि जो चीज़ों को इंस्पेक्ट करे, यानी जो चीज़ों की जांच पड़ताल करे कि वो प्रॉपर वे में है या नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। ये ये जो काम है किसके अंडर में आता है? इंस्पेक्टर के अंडर में आता है। तो बेसिकली हमारे जो 8 एक्सपर्ट्स थे वो हो चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं। 4 एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर। इनके नाम अभी के अभी अच्छे से याद कर लो ताकि आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो। इनके 8 के 8 नाम, आपको 8 के 8 एक्सपर्ट्स के जो नेम है वो अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर नोट डाउन करो। जो हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो हमारे 4 एक्सपर्ट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? वो हमारे रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड फोर्थ इज डिसिप्लिनरी। एंड जो ऑपरेशनल या फिर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कहें उसके अंदर हम भाई हमारे 4 एक्सपर्ट्स आते हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देन सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क ये टेक्निक क्या हमारी क्या कहती है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल, साइज, क्वालिटी एंड क्वालिटी प्राइस। स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हमारे कुछ पॉइंट आते हैं। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल शेप एंड साइज, यानी प्रोडक्ट की शेप एंड साइज, एंड साइज, क्वालिटी एंड प्राइस। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन के मतलब होता है यानी कि हमें अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर क्या होनी चाहिए? उसका प्रॉपर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसकी शेप और साइज़ क्या होनी चाहिए? एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स में होनी चाहिए। अगर हम रॉ मटेरियल, ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है? जो मटेरियल की जो हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर डिपेंड कैसे करती है? यानी कि अगर हम सस्ता रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, अगर हम अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई सस्ता रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी? वो भी कम होगी। और अगर हम
और उसकी जो क्वालिटी भी कैसी होगी, वो भी उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी डाउन क्वालिटी का होगा, वो डल क्वालिटी का होगा। और बेसिकली अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल उसको यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, यानी कि रॉ मटेरियल क्या है, गुड क्वालिटी का है। अगर रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी का है तो उसको जो प्राइस भी क्या होगा, वो भी उसका अच्छा ही होगा, उसका प्राइस भी क्या होगा, हाई होगा। तो यानी कि जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट जो ओवरऑल जो डिपेंड होती है, किसके ऊपर डिपेंड होती है, हमारे स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर डिपेंड होती है। यानी कि इसके अंदर उसका रॉ मटेरियल कैसा है, उसकी शेप एंड साइज़ कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका प्राइस कैसा है, ये किसके अंदर आते हैं, हमारे स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सिंप्लीफिकेशन का वर्क ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, यानी कि लिमिटेड प्रोडक्ट। एक मिनट, लिमिटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यस, लिमिटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यानी कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लिमिटेड प्रोडक्ट बनाने चाहिए। कितने, लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट बना लिए, लिमिटेड बना लिए, जिसके ऊपर हम प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शेप एंड साइज़, उनके यानी कि उसका जो स्टैंडर्ड है उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अपने जो क्या बोलते हैं, अपनी जो मार्केट के अंदर हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि मार्केट के अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। और सभी जो लोग क्या करते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करते हैं, कि सभी को क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट डेवलप कर लिए जिनको कंट्रोल करना, जिनके स्टैंडर्ड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिमिटेड प्रोडक्ट बनाने चाहिए। अगर हम लिमिटेड प्रोडक्ट बनाएंगे तो उससे क्या होगा, हम अपने जो प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर पाएंगे, उसके स्टैंडर्डाइजेशन, उसकी यानी कि उसकी क्वालिटी, उसके प्राइस को क्या कर पाएंगे, बेसिकली कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर पाएंगे, लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएंगे। ये किसके अंदर आता है, हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क बेसिकली, और अगर हम देखें इसको एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हमारा क्या कहता है, ये कहता है हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लिमिटेड ऑफ प्रोडक्ट क्या करने चाहिए, बनाने चाहिए। अपने प्रोडक्ट के ऊपर हमें प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहिए, उसकी शेप एंड साइज, उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या करना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेवलप करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें लोगों को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो ये क्या कहता है, हमारा होता है स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का ये क्या होता है, वर्क होता है। देन सेकंड क्या है हमारा, लास्ट क्या है, थर्ड क्या है हमारा, वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी किसका कॉम्बिनेशन, वर्क स्टडी जो है, वर्क स्टडी जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली वो इन चार पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। वर्क स्टडी हमारा इन 4 पॉइंट से मिल के बना है। फर्स्ट इज फटीग स्टडी, सेकंड इज मेथड स्टडी, थर्ड इज टाइम स्टडी एंड फोर्थ इज मोशन स्टडीज। तो ये स्टडीज हमारी क्या कहती हैं, और वर्क स्टडीज हमारी क्या कहती है, एक बार इसको देख लेते हैं। इट ensuring maximum production at minimum cost and getting best contribution for every factors। इसका मतलब होता है यानी कि वर्क स्टडीज़ के अंदर हमें मैक्सिमम कॉस्ट का यूज़ करके एक बेस्ट प्रोडक्ट को यानी चाहिए प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो यानी कि जो फर्स्ट क्या होता है हमारा, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी, फटीग का मतलब होता है थकान। क्या होता है फटीग का मतलब, थकान। और स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी कि थकान अध्ययन। तो थकान अध्ययन कैसे करना चाहिए, यानी कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये देखना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्कर हैं वो कितनी देर तो काम कर रहे हैं, कितनी देर वो थक रहे हैं, ये हमें एक बार बेसिकली देखना चाहिए। और ये सभी देखने के बाद हमें ओवरऑल उनके यानी कि उनके जो वर्किंग कंडीशंस को एनालाइज करने के बाद हमें देखना चाहिए कि कितना वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉय कितनी देर में काम कर रहे हैं, कितनी देर में थक रहे हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो उससे हमारी एक हेल्प मिलेगी ताकि उनको टू सेट रेस्ट इंटरवल टाइम। यानी कि अगर हम फटीग स्टडी को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं वर्कर्स की, तो हम उनके जो इंटरवल टाइम है उसको सेट करने में क्या हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो यानी कि अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फर्स्टली क्या करना चाहिए, जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशंस का उसको क्या करना चाहिए, उनके वर्किंग कंडीशंस को एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज कैसे करना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे कैमरे लगाने चाहिए, जो कैमरे फोकस करे सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर। उसके अंदर उसको ओवरऑल देखना चाहिए कि
कितने वर्कर्स कितनी देर तक काम कर रहे हैं, उसके बाद वो कितनी देर के बाद थक रहे हैं। बेसिकली जैसे कि मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 वर्कर्स हैं, कितने 1000 वर्कर्स हैं, और वो 2 आवर्स तो बेसिकली काम कर रहे हैं, यानी कि 2 घंटे वो लगातार काम करने के बाद वो थक रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके 2 घंटे के बाद उनके लिए एक 15 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर रखना चाहिए। 15 मिनट्स का ले लो या फिर 16-17, यानी कि जितना भी आपको जितना भी मैनेजर्स को एकदम ठीक लगे उतनी ही देर का उनको क्या देना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर हम वर्कर्स को टाइमली उनके वर्कर्स को काम के बीच में उनको ब्रेक प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ब्रेक प्रोवाइड कराने से क्या होगा, एक तो बूस्टअप ऑफ परफॉर्मेंस एंड उनका कॉन्फिडेंस, तो क्या होगा, यानी कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगी, वो एकदम से बढ़ जाएगी। तो ज़रा अब आप ही सोचिए, आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, तो हम खुद को रिकवर करने के लिए, खुद की परफॉर्मेंस को खुद दोबारा उसी पॉइंट पे आने के लिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। उस ब्रेक से क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो एकदम फ्रेश हो जाता है। अगर हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा तो उससे हमारी हेल्प होगी। फ्रेश माइंड से क्या कर पाएंगे, अब हम और ज़्यादा पढ़ पाएंगे। अगर हमारा माइंड फ्रेश होगा तो उससे क्या कर पाएंगे, हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे, अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो ये फटीग स्टडी के अंदर आता है, यानी कि फटीग स्टडी क्या कहता है, ये कहता है कि हम मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, जो वर्कर्स की एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कितने जो वर्कर्स हैं वो कितनी देर में थक रहे हैं, और अगर वो इतनी देर में थक रहे हैं तो उनके उसके बाद उसको छोटा सा एक ब्रेक देना चाहिए। ब्रेक देने से क्या होगा, एक कंपनी का ही बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशंस का इसको उल्टा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सभी एम्प्लॉय अगर फ्रेश माइंड से वर्क करेंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस क्या होगी, वो बूस्टअप होगी, उनका कॉन्फिडेंस ही बूस्टअप होगा। अगर उनकी परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी क्या होगी, वो बूस्टअप होगी। तो ये हो गया हमारा फटीग स्टडी। देन सेकंड इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडीज़ क्या कहता है, हमारा मेथड स्टडीज़ कहता है कि हमारा टाइम भी कम लगे, हमारी कॉस्ट भी कम लगे, टाइम कम लगे, कॉस्ट कम लगे, और जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, टाइमली एकदम यानी कि स्टैंडर्डाइज, जो टाइमली हमारा जो वर्क है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, यानी कि हम एक काम करने का एक सही तरीका ढूंढना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स, यानी कि हमें एक ऐसा मेथड को चूज़ करना चाहिए जो कि एक मैक्सिमाइज करे क्वालिटीज़ को, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा क्वालिटी हो और कस्टमर को क्या प्रोवाइड कराए, वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएं, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन्स के अंदर होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स, ये जो मेथड बोलता है मेथड स्टडी क्या बोलता है कि हमें एक ऐसा मेथड यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर टाइम भी कम लगे, कॉस्ट भी कम लगे, और हमारा जो वर्क है वो टाइमली पूरा हो जाए, और जो कस्टमर्स हैं उनको क्या मिले, एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शंस मिले। तो ये किसके अंदर आता है, हमारे मेथड स्टडीज़ के अंदर आता है। टाइम स्टडी, थर्ड क्या है हमारा, टाइम स्टडी कहता है द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंसिडर्ड टू डिटरमाइन और ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडीज आर द फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, यानी कुछ भी काम करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ती है। सेटिंग अप ऑफ द टारगेट ऑफ फॉर वर्कर्स, यानी कि हमें अपने वर्कर्स के लिए क्या सेट करने चाहिए, टारगेट क्या करनी चाहिए, टारगेट सेट करनी चाहिए। अगर हम अपने वर्कर्स के लिए टारगेट सेट करेंगे तो उससे क्या होगा, वो अपनी काम करने की जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं उस स्पीड को कर देंगे, वो इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि उनको एक टारगेट मिला है और सभी वर्कर चाहेंगे कि उनको जो टारगेट हो वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो टाइमली कंप्लीट करने के लिए अगर हम उनको एक टारगेट दे देंगे तो वो टाइम पे अपना वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। सेट एवरेज टाइम टू स्टैंडर्ड टू फिक्स द टाइम, यानी कि हमें एक एवरेज टाइम लेना चाहिए ताकि हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर पाएँ। यानी कि सभी वर्कर को जैसे हमने एक टारगेट दे दिया, टारगेट देने के बाद हमें उनको कुछ एक टाइम भी देना चाहिए। टारगेट सेट कर दिया उसके बाद एक टाइम लिमिट भी होनी चाहिए। अगर वो टाइम लिमिट होगी, अगर वर्कर उसको पता होगा कि आपको इतने टाइम में आपको इतने प्रोडक्शंस ऑफ यूनिट क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, तो उससे क्या होगा, सभी वर्कर्स कोशिश करेंगे कि उस टाइम के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को क्या करें, वो इम्प्रूव करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट क्या करें, वो प्रोड्यूस करें। देन थर्ड क्या है हमारा, मोशन स्टडी। तो ये मेथड हमारा क्या कहता है, टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स
व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब्स। मोशन स्टडीज़ के अंदर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं वर्कर्स के मूवमेंट को जब वो वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ये डिफ्रेंशिएट करता है किस किस के बीच में, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट के बीच में। क्या, जैसे कि एक मिनट, यस, तो मैंने क्या बताया, ये डिफ्रेंशिएट करता है किस किस के बीच में, एक तो प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। ये डिफ्रेंशिएट करता है किस किस के बीच में, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट के बीच में। तो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या होता है? प्रोडक्टिव मूवमेंट वो होता है जो कि जिसके अंदर जो हमारा जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, काम करता है और ऑर्गेनाइजेशंस को यूनिट प्रोड्यूस करके देता है, वो क्या होगा, उसका प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हो गया। अनप्रोडक्टिव यानी कि एक वेस्टफुल मूवमेंट क्या है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। बेसिकली ऐसे अगर कोई वर्कर कुछ प्रोडक्ट बना रहा है और उसको जो बनाने के जो टूल्स एंड मशीन्स हैं अगर वो उसी के पास नहीं होंगे और उनको खोजने के यानी कि उनको बार बार लाने की ऐसे किसी एम्प्लॉय को ज़रूरत है किसी टूल्स की, तो उस टूल्स को उसके पास नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उस टूल्स को ले जाने के लिए लाने के लिए अपने पास यूज़ करने के लिए वो बार बार इधर से उधर जा रहा है, उस टूल्स को ढूंढ रहा है, तो ये क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो गया, ये वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो गई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इन एक्टिविटीज़ को करने से ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ बेनिफिट नहीं है। तो ये मोशन स्टडीज़ क्या करता है, यानी कि हमें वर्कर्स की आइडेंटिफाई करनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को हमको आइडेंटिफाई करनी चाहिए, उसके प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को देखना चाहिए, उसके जो वेस्टफुल अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ उसके कर देनी चाहिए, हमें कट कर देनी चाहिए। टू डिज़ाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट वर्कर्स, यानी कि हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट डिज़ाइन करने चाहिए जो कि मिनिमाइज करें, यानी कि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स के वर्कर्स को जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो करे कम करे। तो ये हमारी जो क्या हो गया, हमारी ये मोशन स्टडीज़ आ गई। तो बेसिकली वर्क स्टडीज़ के अंदर हमारी 4 स्टडीज़ आती हैं। फर्स्ट इज फटीक स्टडी यानी कि हमें ये देखना कि हमारा जो वर्कर्स है कितनी देर में थक रहा है तो उसके बाद उसको एक एवरेज टाइम निकाले, जिसके बाद उसको क्या दे, एक ब्रेक दें, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाए, वो उसका जो दिमाग वो फ्रेश हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस हो जाए, बूस्टअप हो जाए। सेकंड इज मेथड स्टडीज़, यानी कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का बेनिफिट हो, जिसमें टाइम भी कम लगे, जिसमें कॉस्ट भी कम लगेगा और जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, एक हमें ऐसा मेथड यूज़ करना चाहिए। टाइम स्टडी क्या आता है कि हमें हमारा जो वर्क है यानी कि वर्कर्स को एक प्रॉपर एक टारगेट देना चाहिए और टारगेट देने के बाद उनको एक टाइम लिमिट भी सेट करनी चाहिए, जिससे उनको पता चले कि जिससे वर्कर क्या करे, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की, यानी कि अपने काम की जो करने की जो क्षमता है उसको तेज करे और अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करे। देन फोर्थ इज मोशन स्टडीज़ क्या कहता है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करता है एम्प्लॉय के प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को, और जो हमें मिनिमाइज़ करनी चाहिए, जो वर्कर्स की अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको मिनिमाइज़ करना चाहिए, उनको कम से कम करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ताकि किसी भी वर्कर्स को कोई दिक्कत ना हो किसी भी मैनर मटेरियल को ढूंढने के अंदर। तो ये हो गया हमारी 4 की 4 स्टडी। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। फोर्थ क्या है हमारा, डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम क्या कहता है, यानी कि जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। आपने सुना मैंने क्या कहा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो जितना काम करेगा वो उतना ही काम करेगा, उसको उतना ही पैसा मिलेगा। बेसिकली मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको हेनरी फ्यूल जी के प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको इक्वलिटी का एक वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक प्रिंसिपल्स पढ़ाया था, जिसके अंदर यानी कि सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो इक्वली ट्रीट तो करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एम्प्लॉयज़ को हमें इक्वल सैलरी और वेजेस देने चाहिए, क्योंकि हर एम्प्लॉयज़ का एक अलग क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड होता है, हर एम्प्लॉयज़ एक अलग डिग्री के साथ होता है। तो मैचिंग इज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस ही हमें उसको क्या देना चाहिए, उसकी सैलरी और वेजेस देने चाहिए। पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़, यानी कि डिफरेंट वेजेस देने चाहिए, डिफरेंट वेजेस एंड सैलरी देनी चाहिए एक एफिशिएंट और एक इनएफिशिएंट वर्कर्स को। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट क्या होता है, एफिशिएंट वर्कर efficient and inefficient,
तो एफिशिएंट वर्कर क्या कहते हैं? एफिशिएंट वर्कर वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करता है। इनएफिशिएंट वो होता है जो थोड़ा लेजी होता है, जो काम करने के बारे में सोचता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक जो क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसा रूल्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेटअप कर देना चाहिए कि जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा उसको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, और जो नहीं कम बनाएगा उसको कम वेजेस मिलेंगे। तो यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय 5 यूनिट बना रहा है, कितनी 5 यूनिट बना रहा है, तो हमें उसको 20 रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि 200 रुपीज़ मिलेंगे। और कोई एम्प्लॉय 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम 200 रुपीज़ मिलेंगे। कोई 6 बना रहा है तो हम उसको 300 रुपीज़ मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं एक एक यूनिट से कितना 100 का फ़र्क पड़ रहा है, एक एक यूनिट से 100 का फ़र्क पड़ रहा है एम्प्लॉयज़ को। तो बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड है? वर्कर्स के ऊपर डिपेंड है। और ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन है किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए। क्या है ये? स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन है। स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन कैसे है? यानी कि सभी एम्प्लॉय चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो मोटिवेट होगा ज़्यादा काम करने के लिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये क्या है? एक मोटिवेशन की तरह भी काम करता है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये हो गया। देन लास्ट क्या है हमारा? मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशंस क्या कहता है? मेंटल रेवोल्यूशंस कहता है कि जो एकता, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब एकता, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने वर्क होते हैं सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना चाहिए? वर्क करना चाहिए। जो उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जो वर्कर्स के अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है। नेगेटिव एटीट्यूड कैसे आता है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारे 2 ग्रुप्स होते हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स? There are the 2 groups in the organizations. First is for management and second is for employees. तो ये प्रिंसिपल्स क्या, ये टेक्निक्स क्या कहती है कि इन दोनों को क्या करना है? एक साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। इनका जो कोई नेगेटिव एटीट्यूड्स है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड ईच अदर, यानी कि इनका जो मेंटल एटीट्यूड्स है, जो नेगेटिव एटीट्यूड्स है एक दूसरे को तरफ को लेकर, वो क्या कर देना चाहिए? इनको चेंज कर देना चाहिए। कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलें, एक साथ मिलजुल कर चलना चाहिए इनको। रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशियस और प्रेजुडिस फ्रॉम द माइंड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडेप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग। बेसिकली ये प्रिंसिपल्स, ये टेक्निक्स क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए। बेसिकली अगर किसी के बीच में अगर एक गुड बिहेवियर यानी कि एक अच्छी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है तो उनके कम्युनिकेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए कि उनके बीच में कैसी बातें हो रही हैं। तो हमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सेटअप करना चाहिए। अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को सेटअप करेंगे तो उससे क्या होगा? इनके बीच के जो भी कोई लड़ाई झगड़े वो क्या हो जाएंगे? वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, वो एक साथ मिलकर काम करने लगेंगे और इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशंस को ही फ़ायदा होगा। ऑर्गेनाइजेशन से अगर ये दोनों जो ग्रुप हैं यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स आपस में कोऑपरेट करने लगेंगे, एक साथ मिलकर काम करने लगेंगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा होगा। ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट होगा कि उसकी जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी। उसका जो कोई कॉमन टारगेट है वो क्या हो जाएगा? वो अचीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। तो ये था हमारा मेंटल रेवोल्यूशंस। सो फाइनली आज के जो मेन टॉपिक्स थे इस वीडियो के वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स अभी याद करो। याद करने के बाद इन सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर नोट डाउन करो। इससे क्या होगा कि आप सभी को क्या होगा? इससे आप सभी को ही हेल्प होगी कि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को एक बार लिख के देख लेते हैं तो उस चीज़ को हम अपना बना लेते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अपना बनाना है तो एक बार उसको पढ़ने के बाद एक बार उसको लिख के ज़रूर देखिए। अगर आप उसको लिख के देख रहे हो तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि वो टॉपिक 100% आपका हो जाएगा। फिर तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, पहले आपको उसको पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, उसके मेन पॉइंट्स निकालो, उसके बाद उसको
उसको लिखो, लिखने के बाद एक बार उसको दोबारा से एनालाइज करो कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर आप इस रूल्स को फॉलो कर लोगे तो उस कॉन्सेप्ट को, उस पॉइंट को आप हमेशा के लिए अपना बना लोगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्टली हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, जो कि हमारे 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू दे गेट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। दैन फिर इसकी कुछ टेक्निक्स थी। फर्स्ट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जिसके अंदर हमारे 2 डिपार्टमेंट्स थे। फर्स्ट इज प्लानिंग एंड सेकंड ऑपरेशनल। सेकंड डिपार्टमेंट से जिसके अंदर हमारे 4 एक्सपर्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। इसका फर्स्ट डिपार्टमेंट्स क्या था? हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसके अंदर भी इसके अंदर भी हमारे 4 एक्सपर्ट्स आते हैं। ड्यूटी क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। दैन सेकंड क्या है हमारा? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देन थर्ड है हमारा वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर हमारे 4 पॉइंट्स हैं। फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। एंड फोर्थ इज डिफरेंशियल पीसीवेज सिस्टम एंड फिफ्थ इज मेंटल रिलेशंस। सो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमारा जो फाइनली हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था वो आज ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो आप उसको देख सकते हैं। दैन उसके बाद आप सेकंड चैप्टर्स को देख सकते हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप उसे देखें, देन आप इसे देखें। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ख़त्म करने से पहले मैं आपको आज फिर दोबारा से बोलना चाहूँगी कि ये सारे के सारे पॉइंट अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। याद करने के बाद अगर आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे तो उसके आप क्या हो जाएगा, वो हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।